तुम्हाला सवाल विचारायचा आहे। मला सांगा, आम्ही या ठिकाणी लाडकी बहीण योजना आणली, काही चूक केलं का? सांगा। ही योजना सुरू ठेवायची आहे ना? लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची। आमच्या मुलींना मोफत शिक्षण आपण दिलं, ती योजना सुरू ठेवायची। शेतकऱ्यांना विजेचं बिल माफ केलं, योजना सुरू ठेवायची। महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसके लिए सबसे पहले उसने सीटें जीतने का लक्ष्य कम किया है। इसके अलावा आरएसएस के साथ सही तालमेल पर काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सीटें महाराष्ट्र में काफी कम हो गई हैं। इसके बावजूद बीजेपी विधानसभा की 145 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब उसने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदों को कम कर दिया है और राज्य की 228 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि वह अपने सहयोगी दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मदद में आधी से अधिक सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने किस तरह की रणनीति के बूते पर काम कर रही है ताकि राज्य में फिर से सत्ता में वापसी आ जाए। बीजेपी ने सीटों का लक्ष्य कम किया है। पिछले हफ्ते पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें 100 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 सीटें पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महज 0.3% कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच वोट शेयर में सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है, जिसकी भरपाई आसानी से की जा सकती है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार की लाडली बहन योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। 400 पार का नारा किया बैकफायर। राज्य बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा हमारे लिए घातक हो गया। महाराष्ट्र में हमने कहा था कि हम 48 में से 45 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। अब हाई पिच प्रचार और अनुमानों पर फोकस करने के बजाय हमें पूरे राज्य में मैन टू मैन कनेक्ट करने के फॉर्मूले की ओर रुख कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास हुआ है कि लोकसभा चुनाव में हार जमीनी स्तर पर लोगों से कट जाने के कारण हुई है। आरएसएस और बीजेपी के तालमेल में बदलाव। राज्य में बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ते तालमेल के बीच यह बदलाव आया है कि दोनों के बीच की कड़ी फडणवीस है, जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है और वे पार्टी में महायुति सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर की बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। आरएसएस के टॉप लीडर्स के साथ फडणवीस की मीटिंग। पिछले कुछ महीनों में फडणवीस ने नागपुर में अपने मुख्यालय में आरएसएस की टॉप लीडरशिप के साथ कम से कम 4 बैठकें कर चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास लगभग 45 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका मानना है कि अकेले चुनाव जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है और जमीनी स्तर पर आरएसएस के वर्कर्स की जरूरत होगी। पार्टनर्स के साथ तालमेल के लिए आरएसएस नेता की तैनाती। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हर विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ सही तालमेल तय करने के लिए किसी आरएसएस नेता की तैनाती की जाएगी। संघ के वर्कर्स महायुति सरकार की प्रमुख परियोजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनावों के लिए अपने सपोर्टर्स को जुड़ाने के लिए सभी हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों को सक्रिय किया गया है। इसके तहत सकल हिंदू समाज जैसे संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ राज्य में सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे संगठन लव और लैंड जिहाद पर रैलियां शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो उनके मुख्य विषय है और साजिश के सिद्धांतों से प्रेरित है। जेपी नड्डा के बयान के बाद संबंध हुए तल्ख।
संसदीय चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यह विभाजन सामने आया। कहा जाता है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस बयान से नाखुश हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी खुद को चलाने में सक्षम है और उसे अब पहले की तरह आरएसएस की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनावों में हार के लिए अजीत पवार भी जिम्मेदार है। जुलाई में आरएसएस से जुड़े एक मराठी साप्ताहिक ने गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी के अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें गठबंधन को 48 में से केवल 17 सीटें ही मिली। एक महीने पहले आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर में एक लेख में पवार को बीजेपी के ब्रांड वैल्यू को कम करने और इसे बिना किसी अंतर वाली एक और पार्टी में बदलने का दोषी ठहराया गया था। इसके साथ साथ इस खबर में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।